Okay guys, we are going to continue our class, first year physics. Assalamu alaikum to all. क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, सबसे पहले हम वो पहले होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको फिर से होमवर्क दूंगा, वो भी आप जरूर करना। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका अच्छा होगा। तो मैं लिख लेता हूं द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a is equal 3r plus 4j plus 5k। क्वेश्चन नंबर है 1। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a is equal to 3i plus 4j plus 5k एंड b वेक्टर भी सेम ही है। b वेक्टर है 3i plus 4j plus 5k। तो ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे या नहीं दिए थे? आई थिंक ऑप्शंस नहीं थे। हमें फाइंड करनी थी एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। अगर आप दो वेक्टर्स को देखें तो दोनों ही वेक्टर्स इक्वल हैं। a वेक्टर है 3i plus 4j plus 5k, b वेक्टर है 3i plus 4j plus 5k, यानी दोनों के कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं, तो दोनों ही वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। a एंड b आर इक्वल वेक्टर्स। तो याद रखें, जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। a एंड b का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन सेम होता है, मतलब एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होती है। क्या होती है एंगल उनके बीच में? 0 डिग्री। एंगल थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। अब ये कैसे आई? अगर हम फार्मूला के तहत मालूम करना चाहें तो भी ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो फाइंड द एंगल cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स ए बी, a डॉट b अपॉन ए बी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको कहते हैं 1। पहले हम a डॉट b फाइंड कर लेते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 3i plus 4j plus 5k, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे b वेक्टर के साथ 3i plus 4j plus 5k, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आती है ना सबको, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 3 9, यहाँ पर लिखेंगे i डॉट i, उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा, यूनिट वेक्टर j डॉट j हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 इंटू 5 25, k डॉट k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k का रिजल्ट होता है 1। यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1। तो कितना आंसर आ गया a डॉट b का? a डॉट b का आंसर यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25। इन सबको ऐड करें, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 आएगा, यानी a डॉट b का आंसर आ गया 50। कितना आंसर आ गया इसका? 50 आ गया। यानी ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने प्रॉपर्टी के तहत इसका आंसर निकाल दिया है तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन में, यानी पेपर में आ जाता है सब्जेक्टिव में, तो इनको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे?
कंप्लीटली सॉल्व करेंगे इस तरह से। ए डॉट बी कर दिया, अब हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल, हर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स यहाँ पर देखें, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इज इक्वल अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड करें तो ये 50 आएगा अंडर रेडिकल 50 ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अंडर रेडिकल सेम आएगा क्योंकि कंपोनेंट सेम है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रेडिकल 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये यानी बी का भी मैग्नीट्यूड आया अंडर रेडिकल 50। अब क्या करना है, सारे वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी कितना आ गया 50 अपान ए का मैग्नीट्यूड अंडर रेडिकल 50 और बी का मैग्नीट्यूड भी है अंडर रेडिकल 50। तो पहले डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करें, रेडिकल 50 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रेडिकल खत्म हो जाएगा, एक 50 बचेगा, ये हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल 50 अपान 50, रेडिकल 50 कहां से आया, मैथमेटिक्स का फार्मूला है रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए करते हैं तो हमारा आंसर आता है ए, याद रखें फ्रॉम मैथ्स फार्मूला अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए आता है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करें, 50 कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब थीटा इज इक्वल कॉस को शिफ्ट करते हैं राइट साइड, कॉस इनवर्स लिखेंगे 1, यानी कोसाइन का वैल्यू 1 आता है, एंगल क्या होती है 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल लिखेंगे 0 डिग्री, इस तरह से। दिस इज द आंसर। देखा आपने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। पहले तो हमने ये आंसर निकाला फ्रॉम द प्रॉपर्टी से हमने ये आंसर निकाला था कि जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उस वक्त एंगल उनके बीच में होती है 0 डिग्री। कैसे फाइंड करना है, दिस इज द प्रोसीजर, जल्दी से नोट करें इसको। ओके बेटा, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से करना था। सेकंड प्रॉब्लम था फाइंड द यूनिट वेक्टर
Question number 2. Find the unit vector parallel to the resultant of vectors resultant of vectors. A vector है 4i minus 3j, and B vector given है 8i plus 8j. यानी हमें इन A और B वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है, गुड। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब पहले क्या करना है, ए और बी को ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना। ए और बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी, दोनों को करेंगे ऐड, तो जो वेक्टर मिलेगा नया उसको नाम देते हैं सी वेक्टर। क्या नाम देते हैं, सी वेक्टर। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ए वेक्टर लिखें कौन सा है, 4i माइनस 3j, इसको ऐड करेंगे। बी वेक्टर है 8i प्लस 8j। आपको पता है कि हम सेम यूनिट वेक्टर्स वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4i प्लस 8i, यानी i वाला i में ऐड होगा तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12i, और ये माइनस 3 है प्लस 8 है तो 8 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 5j। यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है, माइनस लगाया है, माइनस नहीं आएगी, प्लस आएगा। 12i प्लस 5j, ये सी वेक्टर आ गया। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, सी कैप, सी का यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर सी और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे पुट। ठीक है, तो आए फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। सी का मैग्नीट्यूड, सी इज इक्वल अंडर रेडिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रेडिकल। 12 का स्क्वायर आता है कितना होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को करेंगे ऐड। 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 1, अंडर रेडिकल 169, इसका स्क्वायर रूट आता है 13 होता है। कितना होता है, 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो क्या करना है, बस इस वेक्टर को 13 से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो सी का यूनिट वेक्टर आएगा, सी वेक्टर बताएं क्या है, 12i प्लस 5j अपॉन 13। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। आ गया आंसर। अगर आप इसको डिवाइड सेपरेट करना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सी के पी इक्वल मैथमेटिकल लिख सकते हैं 12 अपॉन 13 यूनिट वेक्टर i प्लस 5 अपॉन 13 यूनिट वेक्टर j के, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से लिख सकते हैं। हो गया, नोट करें शाबाश इसको। ये आपका होमवर्क हल कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था ये, अब 3 और क्वेश्चन करने हैं। हरी अप, इसके बाद और होमवर्क देता हूं।
ओके, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये था 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए find the component of vector a, वेक्टर गिवन है 2i plus 3j, find the component of vector a is equal to 2i plus 3j along the vector b, वेक्टर गिवन है i plus j, यानी हमें कंपोनेंट फाइंड करना है ए वेक्टर का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो आपको याद है मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर पढ़ाया था। वेक्टर ए होता है और उसके बाद वेक्टर होता है बी, यानी अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो हम ए का प्रोजेक्शन बी पर ले सकते हैं और बी का प्रोजेक्शन ए पर भी ले सकते हैं। दो फार्मूला पढ़े थे। आज हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली किसकी बात कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी की बात कर रहा है। समझ में आ गया? यहां पर क्या बात कर रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में, एक्चुअली ये बात कर रहा है, क्योंकि कंपोनेंट का मतलब यही होता है ए का कंपोनेंट के बी के डायरेक्शन में, मतलब ए का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से हम क्या लेते हैं, यहां पर हमने डॉट लाइन यानी परपेंडिकुलर निकाला था बी पर, ये में हमने परपेंडिकुलर निकाला था इस पॉइंट पर, और अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो के बी के डायरेक्शन में है, इसका हमने नाम रखा था ए बी, यानी ए का बी पर प्रोजेक्शन। और उसके बाद उसका फार्मूला भी डिराइव किया था। ए का बी पर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी करेंगे इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j, डॉट करेंगे i प्लस j के साथ, इनको करें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 यानी 2i डॉट i प्लस 3 इंटू 1 j डॉट j। फर्दर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 और i डॉट i का वैल्यू 1 प्लस j डॉट j का 1 यानी 3 इंटू 1 लिखेंगे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। a डॉट b का जो वैल्यू मिला वो मिला 5, बिकॉज i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू होता है 1। a डॉट b मिल गया। अब सिर्फ और सिर्फ b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रेडिकल देंगे, कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर i है, i का जो वैल्यू है यहाँ पर कंपोनेंट वो है 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर j है तो 1 अंडरस्टूड है यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रेडिकल 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रेडिकल आएगा, ये है b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो a का b के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन a डॉट b आएगा 5 और
b का मैग्नीट्यूड अंडर रेडिकल 5 अपॉन अंडर रेडिकल 2. दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b. कितना इजी है, ध्यान करने की जरूरत थी आपको, जल्दी से नोट करें इसको. ओके बेटा, नोट कर लिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में है if a unit vector is represented by if a unit vector is represented by 0.5i plus 0.8j plus ck, then find the value of c. Then find the value of c का वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पर वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck. अगर ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है तो बताएं इसका c का वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पर भी हम लॉजिक अप्लाई करेंगे. कौन सी? सारा कुछ मैंने चैप्टर आपको पूरा करवा दिया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. अब उसमें जो जो बातें हमने पढ़ी हैं आपको सब रिकॉल करनी है, सब आने चाहिए. यहाँ पर मैंने जो होमवर्क दिया था इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो आउट ऑफ चैप्टर नंबर 2 हो, यानी वो हमने क्लास में डिस्कस ना की हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी. तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. सबको आता है. A unit vector is a vector whose magnitude is unity or 1. अगर हम कहें कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है 1. ये बात आपको आती है. अगर हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं स्मॉल ए कैप से, स्मॉल ए कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो हम क्या कहेंगे? ए कैप का जो मॉड है वो कितना होगा? 1 होगा. अब सिमिलरली अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा. यानी हम इस वेक्टर का, इस यूनिट वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे. क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड. यानी हम इसको लेट सपोज शो करेंगे ए कैप से. ए कैप हमारा क्या गिवन है? 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck. अब ये हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो. अब हम इसका मैग्नीट्यूड यानी ए कैप यानी मॉड देंगे. ए कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. मॉड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे अंडर रेडिकल हर कंपोनेंट का स्क्वायर.
0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर c का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट्स है ना, i का कंपोनेंट क्या है 0.5, इसको स्क्वायर किया, j के पास क्या है 0.8 स्क्वायर किया, और यहाँ पर k यूनिट वेक्टर के पास कौन सा वैल्यू है c है, इसको स्क्वायर किया। क्लियर? यानी ये a कैप इज इक्वल टू दिस इज अ मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 के, यानी हम इसको इक्वेट करेंगे किसके? 1 के। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ये पूरा वैल्यू, या फिर याद रखें a कैप का यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। 1 यहाँ पर उठा के पुट करेंगे 1। हम लिखेंगे पुट a कैप का जो मॉड है वो 1 है, ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर। अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू, और यहाँ पर हम ये सेम रखेंगे फिलहाल 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई बात समझ में? अब हमें c फाइंड करना है, कैसे करेंगे? दोनों तरफ से स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर लगाएं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे रेडिकल के ऊपर 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.8 होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे, तो ये स्क्वायर और ये रेडिकल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाकी जो बचेगा यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर ये विदाउट रेडिकल टर्म्स बचेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हेंस 1 इक्वल टू 0.5 को अगर स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू आता है 0.25। 0.5 का स्क्वायर क्या आता है? 0.25। उसके बाद प्लस 0.8 का स्क्वायर क्या आता है? पता है आपको? 0.8 का स्क्वायर आता है 0.64। 0.64 इसका स्क्वायर है 0.8 का स्क्वायर। उसके बाद रखेंगे प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इन वैल्यूज को ऐड करें, इन दोनों को क्या करें? ऐड करें। 1 इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, यानी हमने इनको जोड़ा, इनको ऐड किया, आंसर आया 0.89 प्लस रखेंगे c स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 0.89, और राइट साइड पर क्या बचेगा? c स्क्वायर बचेगा। अब 1 से माइनस करेंगे 0.89। अब यार ये तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। 1 माइनस 0.89 कैसे करेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं 1.00 माइनस करेंगे 0.89, इस तरह से माइनस करेंगे। अदरवाइज यूज योर कैलकुलेटर, व्हाट एवर यू वांट। यहाँ पर आएगा 10 माइनस 9 आएगा 1, और यहाँ पर बचा 9, क्योंकि 1 उधर हो गया। 9 माइनस 8 आएगा 1.0, आंसर आएगा 0.11। 0.11 इज इक्वल टू आ गया c स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। तो फिर से अब दोनों तरफ से लगाएंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो c का स्क्वायर रूट की वजह से हो गया खत्म, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया अंडर रेडिकल 0.11, यानी अंडर रेडिकल 0.11 इज इक्वल टू c, और यही है वैल्यू ऑफ c। c का वैल्यू क्या निकला? अंडर रेडिकल 0.11। दिस इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, यही है c का वैल्यू अंडर रेडिकल 0.11। यानी अगर हम इस इक्वेशन में, इस वैल्यू में अगर c का वैल्यू ये रखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो होगा ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। पुट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट्स द प्रॉब्लम नंबर। आ रहा है ना मजा? अभी और मजा आएगा जब अभी होमवर्क दूंगा ना, नए नए प्रॉब्लम, उसमें मजा आएगा अभी। हाँ, आज लेके आया हूँ आपके लिए।
हरी अप। ओके बेटा, तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये था, a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of making an angle of 60 degree with vertical यानी y एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, हमें फाइंड भी क्या करना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर भी बात आ गई रेजोल्यूशन की, यानी अगर हम यहां पर इसको बनाएं 2 डायग्राम 2D सिस्टम को, तो ये मैंने निकाली है एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। यहां पर हमें कह रहा है एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर और वो एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा कितनी 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स किसके साथ, वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। इट इज मेकिंग एंगल विथ वाई एक्सिस, कितनी एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो अलोंग द वाई डायरेक्शन है। तो मैंने आपको रेजोल्यूशन में ये बात बताई थी, बिल्कुल ये बात क्लियर कर दें कि हमेशा एक्स कंपोनेंट के साथ कास नहीं होता और वाई कंपोनेंट के साथ साइन नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है एंगल पर। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, ओरिजिन हो और कोई वेक्टर हो एफ, और वो एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एंगल को चेक करना है, अगर वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो होगा जिसको नाम देंगे एफ एक्स, इसके साथ आप लगाएंगे cos थीटा, यानी एफ cos थीटा। अगर एफ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रही है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा यानी एफ वाई, इसके साथ अब लगाएंगे साइन थीटा यानी एफ साइन थीटा। ये केस हमने रिजोल्यूशन में पढ़ी है।
और ये केस मैंने आपको कब बताई थी, यानी जब एंगल बने किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। जब एंगल वाई एक्सिस के साथ बनेगी तो उस वक्त इसका जो वाई कंपोनेंट होगा इसके साथ लगाएंगे कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और यहां पर एंगल नहीं बन रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका एक्स कंपोनेंट यानी फोर्स का एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो एंगल बन रही है वाई एक्सिस के साथ और हमें यही कंपोनेंट फाइंड करना है एफ वाई, तो लिखेंगे एफ कॉस थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, एफ वाई इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, तो लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री। एफ का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, एफ वाई इज इक्वल 2.5 न्यूटन। अगर आपको से सपोज कहे, अगर ये क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करें, एफ एक्स। तो ये फार्मूला है, एफ एक्स बराबर होगा एफ साइन थीटा के, और यहां पर एफ का वैल्यू 5, साइन ऑफ एंगल रखेंगे 60 डिग्री, तो 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, अंडर रेडिकल 3/2, अंडर रेडिकल 3/2, यानी ये हमारा आंसर है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रेडिकल 3/2 इंटू 5 न्यूटन। ये एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट। आई बात समझ, इस तरह से सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको नोट करें। एक और मैं क्लास वर्क आपको दे रहा हूं, वो मुझे करके दिखाएं। ये प्रॉब्लम नंबर था 5 हमने कर दिया। क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके लिए क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इसको। वेक्टर ए मेक्स एंगल with positive x, y and z axis vector A makes angles, makes equal angles, makes equal angles. Vector A makes equal angles with positive x, y and z axis. Find the value of find the value of find the value of its components. Find the value of its components
in terms of magnitude of A, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी उसमें ए सेम रखना है क्योंकि ए वेक्टर का हमें पता नहीं है। चलो मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं। ऑप्शन ए में है ए अपॉन अंडर रेडिकल 3, बी में है ए अपॉन अंडर रेडिकल 2, सी में है रेडिकल 3a और डी में है अंडर रेडिकल 3 अपॉन ए। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क, एटलीस्ट 2 to 3 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर है 7। Two forces whose magnitudes are in the ratio whose magnitudes are in the ratio 3:5, 3:5 give a resultant of give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination if the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. Magnitude of
each force. ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए में है 16 न्यूटन कामा 24 न्यूटन, बी में है 12 न्यूटन कामा 16 न्यूटन, सी में है 12 न्यूटन कामा 20 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन में है 16 न्यूटन कामा 20 न्यूटन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। if mod of a plus b is equal to mod of a plus mod of b, then angle between a and b vectors angle between a and b is, a में है 0 डिग्री, b में है 90 डिग्री, c में है 180 डिग्री, d में है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 9। Which pair of the following forces will never give the resultant of 2 Newton? Will never give the resultant of 2 Newton. ए ऑप्शन में है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, बी में है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, सी ऑप्शन में है 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, डी ऑप्शन में है 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। इस तरह से तो ये तीनों प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने कर लिया होगा। लेट मी चेक। ओके बेटा, आंसर दे दिया है मुझे। क्वेश्चन 6 का आंसर दे दिया है। किसने दिया है? मारी ने दिया है, मोहम्मद अहमद ने भी दिया है। लेकिन मुझे क्वेश्चन 6 का आंसर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 6 का आंसर। इरम बतूर ने दिया है, इमरान बलोच ने भी दिया है, कोमल ने भी दिया है। तो
यास्मीन नवाज कह रही हैं सी है, और लारेब कह रहे हैं ए है, जुबैर अहमद कह रहा है बी है। तो मैं कहाँ जाऊं, किसका मैं देखूं? उम्मी हबीबा कह रही है कि सी है। तो चलिए ये मेरा प्रॉब्लम करने जा रहा हूं। चले मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, बाकी ये होमवर्क है आपके। यहाँ पर ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। यानी हमें कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। कंपोनेंट्स बोले तो यानी हमें ए एक्स और ए वाई एंड ए जेड, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स के वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर? ओके। और हमें इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ही रखना है लास्ट फार्मूला में। बाकी हम देखेंगे कि इक्वल एंगल्स बनाएगा तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस तो लगानी ही लगानी है। डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें एक आइडेंटिटी भी होती है, वो भी याद रखें। वैसे डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर होती है एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कॉस बीटा बराबर होता है वाई कंपोनेंट ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और कॉस गामा बराबर होता है जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह से यानी यहां से हम कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ए को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, ए कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई, ए कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड कंपोनेंट। ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसके लिए हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आप याद रखेंगे आइडेंटिटी कौन सी? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू किसके होती है? 1 के इक्वल होती है। ये आइडेंटिटी है इन 3 डायमेंशनल सिस्टम। अब आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर कंडीशन गिवन है कि वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स बना रहा है, मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों ही इक्वल है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू सेम है। इसको हम सपोज कर रहे हैं एक्स के। किसके सपोज कर रहे हैं? एक्स। यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब तीनों को ऐड कर सकते हैं, सेम है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 के। और यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। कैसे? यानी 3 को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, यानी दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रेडिकल 3। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट दिया, स्क्वायर खत्म हो गया, cos x बचा। और यहाँ से 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 3 को हमने स्क्वायर रूट दे दिया। ठीक है। अब आप क्या करें? cos x जो है x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो cos अल्फा हो जाएगा, और बीटा पुट करेंगे तो cos बीटा, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा का वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल 3 है। यहाँ पर लिख सकते हैं cos x का वैल्यू वही है जो cos गामा का होगा, वही है जो cos बीटा का वैल्यू है, वही है जो cos अल्फा का वैल्यू। cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos x मतलब सेम ही है 1 बाय रेडिकल 3। तो क्या करना है? यहां से अगर हमें x कंपोनेंट चाहिए तो a को इधर शिफ्ट करें और cos अल्फा मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमें फाइनली जो मिलेगा x कंपोनेंट का वैल्यू a इंटू 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3। a cos अल्फा है ना, a cos अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a cos अल्फा इज इक्वल x, यहाँ पर रखेंगे a मैग्नीट्यूड और cos अल्फा का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन रेडिकल 3, तो a इससे हो जाएगा। अब यही वैल्यू होगा किसका? a cos, यानी a y का भी वैल्यू यही होगा, a y इक्वल टू a अपॉन अंडर रेडिकल 3। और cos गामा का वैल्यू यानी
ए जेड लिखेंगे, जेड कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो भी होगा ए अपॉन अंडर रेडिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो किस किस का सही है, किस किस का सही है? तो ये तकरीबन गलत, तकरीबन उम्मे हबीबा का गलत है, मुदस्सिर का भी गलत हो गया, जुबैर का भी गलत हो गया, और किसका? हाँ, इमरान बलोच ने आंसर रेडिकल 3 अपान ए गलत दिया है, मतलब डी ऑप्शन उल्टा लिखा है तुमने, उल्टा, उल्टा तो गलत हो गया। ए ऑप्शन, हाँ, मोहम्मद अहमद ने आंसर ए लिखा था फर्स्ट में, लेकिन उसने 9 का आंसर दिया है। अबे कहाँ 9 जा रहे हो, होमवर्क दिया है वो भी गलत किया, बड़ा ने भागा है।